औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूंगा कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव था कि वो कोरोना के हवाले से कौमी असम्बली का सेशन तलब करे जिसमें अपोजिशन आकर अपनी इनपुट दे सके। और आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का सेशन पाकिस्तान की आवाम और टैक्स पेयर को करोड़ों में पड़ता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब फरमा रहे थे कि जिन रिमार्क्स के साथ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल दी है वो आपके सामने हैं। ख्वाजा साहब ये बात करते हुए भूल गए कि उनके लीडर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जिन रिमार्क्स के साथ सज़ा दी थी वो कौन से थे। ये वही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं जो लोहे के चने के नाम से मशहूर हुए थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है कि कौन क्या है। क्या कौमी असम्बली के सेशन इन लोगों के बोलने के लिए बुलाया जाता है जो लोग गुज़श्ता 30-35 साल से मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, यहाँ आकर हुकूमत को बता रहे हैं कि बीमारी पर काबू कैसे पाना है। जिन लोगों का लीडर आज़म इलाज के लिए लंदन बैठा हुआ है वो बता रहे हैं कि लोगों का इलाज कैसे करना है। जनाब साद रफ़ीक साहब फरमा रहे थे कि आइसोलेशन सेंटर्स गंदगी का शिकार है और कोरोना के मरीजों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, कोरोना के मरीजों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो ज़रूर करें, लेकिन गुज़श्ता 3-3.5-4 दहाइयों से मुल्क पर मुसल्लत करप्ट और बेशर्म टोले की वजह से कौम जिस नफ्सियाती और हैजानी कैफियत में मुब्तला है, इसका जिम्मेदार कौन है और कौम की काउंसलिंग कौन करेगा। इनका कहना था कि सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को आज ही आइसोलेशन सेंटर्स का दौरा करना चाहिए। कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए वो कहने लगे कि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और इस वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर आज़म को ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। तो मुझे कोई ये बताए कि इस कौमी असम्बली के अंदर सेहतमंद कौन है। ये सारे लोग तो पहले से ही बीमार हैं और जिनको कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, इनको कोई ना कोई ज़हनी बीमारी है। और जिस तरह की बातें ये लोग असम्बली के सेशन में करते हैं, ये अगर खुद ज़हनी मरीज़ नहीं है तो भी कौम को ये पागल समझते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौम में से अक्सरियत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है। ये लोग कौम के खर्चे पर कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। फरमा रहे थे कि हुकूमत के पास अहले सरवत और अहले खैर का कोई डेटा मौजूद नहीं है जो इस मौका पर काम आता, क्योंकि कोरोना की वजह से मुश्किल सूरत हाल से कौम दो चार है। कोई मुझे ये बताए कि पाकिस्तानी कौम पहली दफ़ा मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुई है। कई बार ज़ल्ज़ला आया है और कई बार सैलाब की तबाहकारियों से कौम को सामना रहा है। तो पिछले 3 दहाइयों से मुल्क का हुक्मरान कौन था? तो जवाबदेह तो आपको खुद होना चाहिए कि आपने डेटाबेस क्यों नहीं बनाया। मौसूफ के कहने का मतलब यह था कि बाज लोगों ने साहिब सरवत और अहले खैर से भी पैसे ले लिए और बाद में हुकूमत से भी पैसे लेते रहे। तो ख्वाजा साहब, जिन लोगों के हुक्मरान आप रहे हों तो उनके लिए दोनों तरफ से हिस्सा लेना कौन सी बड़ी बात है। ये आप ही के कबीले के लोग हैं और इन जैसे लोगों के अगर 10 हाथ भी हों तो वो मेहनत करने के बजाय 10 हाथों से लूट कर खाने को तरजीह देंगे। नाजरीन, आप खुद ही अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में भी अगर कुछ लोग किसी का हक मारने से बाज नहीं आते तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारी कौम का यह मजाज क्यों है? इसकी तरबियत किसने करना थी? इनको शऊर देना किसकी जिम्मेदारी था? जैसे लीडर वैसी कौम या जैसी कौम वैसे लीडर। जितनी देर ख्वाजा साद रफ़ीक तकरीर करते रहे, वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते रहे और उनका मकसद फ़कत तनकीद करना था,
एक बार भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है का जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि इनसे भी कुछ सीखा जा सकता था। उन्होंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कौन सी ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए हैं जो कि लायक तहसीन और काबिल तकलीद हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से कड़े हाथों लिया। उन्होंने वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना छोड़ दे। हालांकि वो बात भूल गए कि वो खुद असम्बली के इस सेशन में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऊपर कोरोना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का बतौर ख़ास जिक्र किया और कहा कि यह ऑब्जर्वेशन किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है। यकीनन ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, लेकिन क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ पुरानी ऑब्जर्वेशंस याद नहीं आई? ख्वाजा साहब वही शख्सियत हैं जो सुप्रीम कोर्ट से कहा करते थे कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। आज हुकूमत पर तनकीद करते हुए वो ये बात बिल्कुल भूल गए कि सिसिलियन माफिया और गॉड फादर सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा था। ख्वाजा साद रफीक ने खुर्शीद शाह का बतौर ख़ास जिक्र किया और कहा कि वो बहुत ही वज़ादार आदमी है और कोई बताएगा कि वो आजकल किधर है, और ये कि हुकूमत खुर्शीद शाह पर और हमजा शहबाज शरीफ पर जुल्म कर रही है, इनको जेल में रखे। करप्शन का जो मंत्रा इमरान हुकूमत पढ़ रही है वो फेल हो चुका है और आइंदा भी फेल होता रहेगा। दबे लफ्ज़ों में वो हुकूमत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कहने लगे कि इन कामों को छोड़ दें और मुल्क को लेकर आगे बढ़ें। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, कोई मुझे ये बताए कि वाकई इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्या हमारे मुल्क का मसला नहीं है करप्शन? और क्या लोगों के मुंतखब ये नुमाइंदे कौमी असम्बली के अंदर मुल्क के गरीबों की बात करने आते हैं या अपने करप्ट दोस्तों को बचाने की? पाकिस्तानी कौम को कब होश आएगा? मौसूफ ये भी फरमा रहे थे कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा जबकि सरमायादार अपना सरमाया बैरून मुल्क लेके जा चुका है। तो कोई मुझे ये बताए मेरे भाइयों कि बैरून मुल्क सरमाया किस किस का है? एवन फील्ड में कौन बैठा है? बरतानिया के अंदर 300 जायदादें किसकी हैं? अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर बर्रे आज़म में जायदादें किसकी हैं? सऊदी अरब और यूएई के अंदर जायदादें किसकी हैं? तो ये ऐसी बातें करके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? पाकिस्तानियों, हमें अकल कब आएगी? या दूसरे लफ्ज़ों में हमारी गैरत कब जागेगी? या फिर हम इसी तरह सोए सोए मर जाएंगे या कभी हम ख्वाब गफलत से जागेंगे? ख्वाजा साद रफीक साहब फरमाने लगे कि हम हालत जंग में हैं, हुकूमत अपोजिशन के साथ जंग में मसरूफ़ है। क्या मुझे कोई बताएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब कौन सी हालत जंग में है? कौन सी ऐसी जंग है जो ये मुल्क के लिए लड़ रहे हैं? फरमाने लगे कि कौमी वहदत के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता और आपकी नज़र में हम सारे चोर हैं। कम अज़ कम हमें कोरोना के मसले पर इकट्ठे हो जाना चाहिए। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ, क्या कोरोना के मसले पर इकट्ठे होना करप्शन के ऊपर इकट्ठे होने से ज़्यादा ज़रूरी है? मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो करप्ट लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 3-4 दहाइयों से हुकूमत की है। ख्वाजा साद रफीक साहब करप्शन करने वाले टोले के साथ डट कर खड़े हैं, क्योंकि लूट मार के इस प्रोसेस के अंदर ये सब एक थे। कह रहे थे कि कम अज़ कम कोरोना के मसले पर एक हो जाएं।
मेरे भाइयों, अगर अपोजिशन और हुकूमत कोरोना के मसले के ऊपर एक हो भी जाते हैं तो कौन सा इनकलाब आ जाएगा? क्या इससे कोरोना को शिकस्त हो जाएगी? बल्कि उल्टा हुकूमत पाकिस्तान का तासर ये जाएगा कि उसने करप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। वज़ीर आज़म ने करप्शन को पसे पुश्त डाल दिया है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिए हैं। आखिर में वो उन्होंने अपने कारनामे भी गिनवाए। अपने कारनामे गिनवाते हुए इन बातों का जिक्र किया कि बावलपुर में 700 बेड का हॉस्पिटल बनाया, बावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, किडनी इंस्टीट्यूट में 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया, बावलपुर में 400 तक की बेड्स का हॉस्पिटल बनाया, लोधरा में 200 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया, डेरा गाजी खान में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, पुराने हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की, मुजफ्फरगढ़ में 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया, मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट बनाया, लिया में पुराने अस्पताल की अपग्रेडेशन की, साहिवाल में नया मेडिकल कॉलेज 500 बेड का बनाया, लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 600 बेड का इजाफा किया, जनरल अस्पताल लाहौर में 600 बेड का इजाफा किया, PIC में 200 बेड की इमरजेंसी, मेडिकल कॉलेज सियालकोट, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में नई इमरजेंसी और वाह में नया हॉस्पिटल। ये सारे कारनामे अपने गिनवाने के बाद आप फिर भी अंदाज़ा लगाएं कि इलाज के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में है। अल्लाह हाफिज़।